डॉक्टर साहब, पार्किंसंस डिजीज़ बेसिकली है क्या और ये किस वजह से अराइज होती है? देखिए, पार्किंसनिज्म एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। 2% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन अबव 60 ईयर्स एज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज़। ओके। तो ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में फॉल करती है। बेसिकली दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामिन, जो कि जो सेल्स बनाते हैं वो सेल्स उसकी प्रोडक्शन कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। ठीक। तो उसकी वजह से वो केमिकल है जो कि हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो जब वो केमिकल कम हो जाता है तो उसकी वजह से फिर बॉडी की मूवमेंट्स, इनवॉलंटरी मूवमेंट शुरू हो जाती हैं, जिसको हम आम अल्फाज में राशा कहते हैं। ओके। इसका राशा एक कंपोनेंट है इस बीमारी का। दूसरा कंपोनेंट इसका है कि जिस्म में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और इसके साथ एसोसिएटेड और बहुत से सिम्टम्स हैं। वो जब पेशेंट देखा जाता है तो डॉक्टर देखता है कि भाई इसका मास्क फेस है या इसको मूवमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है या उसको राशा है, तो उसको देख के डायग्नोज करता है कि जी ये पार्किंसन डिजीज़ है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इस केमिकल इम्बैलेंस की वजह क्या बनती है? क्या ये एज से एसोसिएटेड है या फिर एंजाइटी और स्ट्रेस से? देखिए, कॉज तो इसका अभी तक अननोन है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें इतना पता है कि इसमें डोपामिन की कमी होती है, जो कि हम दवाइयाँ देते हैं लीवोडोपा, उससे पेशेंट के सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। ठीक। तो जो वो सेल्स दिमाग में जो डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं वो उनमें प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से ये हमें ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, बीमारी जेनेटिकली हो सकती है? यस, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है। ये अगर एक फैमिली में एक जनरेशन में अगर मिसाल के तौर पे 60 इयर्स में आई है और अगर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है तो ये अर्ली ऑनसेट हो सकता है। एज अर्ली एज 15-16 ईयर्स भी रिपोर्टेड हैं केसेस जो जुवेनाइल पार्किंसनिज्म होता है। यस। ओके। तो इसको डिले किया जा सकता है बाय एनी मींस? नहीं, ये अनफॉर्चुनेटली न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जितने भी हैं इनको आप डिले नहीं कर सकते। हाँ, इसका ट्रीटमेंट भी फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके सिम्टम्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, कि क्या ख़वातीन में ये ज़्यादा होता है या मर्दों में ज़्यादा होता है? हाँ, ख़वातीन में थोड़ी सी रेशो इनकी ज़्यादा है। मतलब आई वुड से कि 1.2 to 1 की रेशो है। राइट। तो ये जो केमिकल का इम्बैलेंस है ब्रेन में, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको थोड़ा बहुत बैलेंस किया जा सकता है, तो उसके पीछे क्या चीज़ें होंगी? देखिए, इसको मैंने बताया ना कि इसके ये मल्टीफैक्टोरियल, इसके लिए आपने थ्योरीज पढ़ी भी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी। इसमें बहुत सारी बातें की जाती हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, रेडिएशन का फैक्टर्स है, डाइटरी फैक्टर्स है, लेकिन कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये आप डाइट खाएंगे तो इससे आपको नहीं होगा। हाँ, ये है कि जिस तरह ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, हाई प्रोटीन डाइट है, ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। Right. तो ये आप का इंटेक वैसे ही अच्छा होना चाहिए, और स्पेशली जिनको अर्ली ऑनसेट पार्किंसनिज्म है तो इन लोगों में इसकी क्वांटिटी को ज़रूर इंश्योर करना चाहिए अपनी डाइट के साथ। ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स के साथ तो डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल का रिस्क भी बढ़ जाता है, आई थिंक, ज़्यादा होने का? नहीं, ये भी एक सोशल मिथ है। रादर इनमें HDL की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह जो कि एक हेल्दी ट्राइग्लिसराइड। बिल्कुल, आई थिंक दे हैव गुड फैट्स। जी, ये गुड फैट्स हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में HDL बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तो वो ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए। बिल्कुल। और स्लीप कितना हेल्प करती है? स्लीप डेप्रीवेशन किसी भी ब्रेन की कंडीशन को वर्स करती है। Right. तो लिहाजा आपको 6 to 8 आवर्स स्लीप मस्ट है। ये अगर आप नहीं लेते तो आपके हर किस्म की दिमाग की बीमारी वर्स हो जाती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, पार्किंसंस जो है वो एक नॉर्मल ट्रेमर से कितना डिफरेंट होता है? क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग नॉर्मल ट्रेमर्स को भी वो समझ रहे होता है कि पार्किंसंस के सिम्टम्स हैं। देखिए, ट्रेमर्स की कई इकसाम होती हैं। आम लोग उसको हमेशा राशे की बीमारी ही कहते हैं, लेकिन वो कौन सी किस्म है, आया कि वो पार्किंसंस है या नहीं है, उसके लिए एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो उसके पर्टिनेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करे और डायग्नोज करे। ठीक है। अगर किसी को फिल वक्त के लिए जो है वो नॉर्मल ट्रेमर्स हैं
तो क्या वो आगे चल के वक्त के साथ कन्वर्ट हो सकती है पार्किंसंस में? चांसेस ज़्यादा होते हैं? देखिए लेस लाइकली है, क्योंकि पार्किंसंस ट्रेमर्स और होते हैं, एंजाइटी रिलेटेड ट्रेमर्स, एसेंशियल ट्रेमर्स और होते हैं। Okay. ये आपको एक न्यूरो रिलेटेड बंदा पेशेंट का एग्जामिन करके ही बता सकता है कि आया ये कौन सी चीज़ है। यूजुअली एक बीमारी दूसरी में कन्वर्ट नहीं होती, वो अलहदा बीमारी है, वो अलहदा बीमारी ओके है। डॉक्टर साहब, ये राशे का फिर कोई इलाज है? अगर है तो फिर वो कितना इफेक्टिव होता है? देखिए पार्किंसनिज्म टू स्टार्ट विद इट्स अ मेडिकल डिजीज़, तो क्योंकि डोपामीन की कमी है तो आपने उसको डोपामीन के साथ ही रिप्लेस करके पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल करना है। बाकी एसोसिएटेड पेशेंट्स में अगर कोई साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं या और कोई सिम्टम्स हैं, उसके साथ उसकी मेडिसिन अकॉर्डिंगली चलती हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करता है। ठीक। एक टाइम आता है जब कि ये दवाइयाँ असर करना छोड़ देती हैं या उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक। तो दैट इज़ द टाइम फॉर सर्जरी। अब इसकी सर्जरी डिफरेंट पेशेंट के सिम्टम्स डिपेंडेंट डिफरेंट तरह की सर्जरीज अवेलेबल हैं, जिसमें कि कुछ लीजनिंग सर्जरीज होती हैं। आजकल लेटेस्ट टेक्निक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, जिसमें कि आप दिमाग में एक इम्प्लांट डाल देते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड बैटरी होती है जो चेस्ट में डल जाती है, तो वो आपके पार्किंसन सिम्टम्स को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेती है। लेकिन ये है उसके साथ भी मेडिसिन आपको देनी पड़ती हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 1/4 रह जाती है। ओके जी ठीक है। तो डॉक्टर साहब, दवाइयों के ज़रिए से सर्जरी को डिले किया जा सकता है इसमें? जी डेफिनेटली। आप जब सिम्टम्स आपको स्टार्ट होते हैं तो उस वक्त आपको सर्जरी कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। ठीक। सर्जरी इज़ ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट। जब आपकी दवाइयाँ असर करना छोड़ दें या उनकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाए, तो पेशेंट्स को उसी वक्त ही सिर्फ सर्जरी की तरफ लेके जाना चाहिए। स्ट्रेट अवे सर्जरी कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। राइट। तो कितने साल तक डिले किया जा सकता है? पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई पेशेंट्स में 5 साल में ज़रूरत पड़ जाती है, कई पेशेंट्स में 30-35 साल 40 साल ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके